हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड आज एक नया टॉपिक आपके सामने आ रहा है, जो कि यूनिट 5 का ही एक टॉपिक है, विच इज़ बिब फ्रेम। बिब फ्रेम रिलेटेड अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर पेपर्स में काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, काफ़ी बार इसके बारे में डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि इस वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस भी करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे कैसे आए हुए हैं बिब फ्रेम के ऊपर। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि बिब फ्रेम क्या है, बिब फ्रेम कब आया, कौन लेकर आया, इसका मॉडल क्या है, इन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। और जो भी बिब फ्रेम रिलेटेड आपके डाउट्स हैं, होप सो कि इस वीडियो के बाद आपके वो क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा मुझे एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ और कन्वे करनी थी कि इंस्टीट्यूट आपके लिए लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर रहा है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड, जिसका पहला सेशन होने जा रहा है 16 तारीख को, यानी कि मंडे को 5 to 6 PM इवनिंग में 5 o'clock से ये लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप इसको लाइव सेशन को स्टार्ट करके इसमें ज्वाइन करके अपने क्वेश्चंस या फिर इंफॉर्मेशन पूछ सकते हो। साथ के साथ जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं वो भी आप रख सकते हो। तो इस तरीके से हमारा ये एम है कि जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप टाइमली करेक्टली उसी टाइम पे पूछ सको और हम उसको सॉल्व कर सकें। तो ध्यान रखिएगा सारे, आने वाले 16 तारीख को मंडे को आपका लाइव सेशन होगा 5 से लेके 6 बजे तक। इससे ज़्यादा भी चल सकता है, तो मेन टाइम इसका यही है, 5 o'clock वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अपने काम वगैरह, अपने डाउट्स वगैरह लेकर आप लोग रेडी रहिएगा। एक टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे, उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगी जल्दी। ओके, इसके अलावा एक ज़रूरी सूचना और, आप लोगों का जो दिसंबर 2023 का अटेम्प्ट है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकल गए हैं। 30 सितंबर से लेके 28 अक्टूबर तक का आपका डेट आई है। आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं दिसंबर के लिए। जिन्होंने फिल कर लिया है बहुत अच्छी चीज़, जिन्होंने नहीं किया है जल्दी से फिल कीजिए, ठीक है। 28 तारीख आपकी लास्ट डेट है। उसके बाद आपका पेमेंट 29 तक है। देन फिर करेक्शन आप 30 to 31 में कर सकते हो। एंड अगर एग्ज़ाम की बात की जाए तो वो आपकी डेट शीट है 6 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक। आपके इस बीच में कभी भी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का पेपर हो सकता है, ठीक है। लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए आप इस वेबसाइट पे, जो कि है ugcnet.nta.ac.in, इस पे जाकर एक्सेस कर सकते हैं। और बाकी वेबसाइट्स भी होती हैं, बट कभी कभार किसी पे फॉल्स न्यूज़ भी आ सकती है, तो मेन आप इसी वेबसाइट का एक्सेस करें, NTA UGC नेट का। तो इसी से आपको करेक्ट टाइमिंग पे कि कब क्या एडमिट कार्ड आ रहा है, कौन से डेट पे आपका एग्ज़ाम है, बाकी साथ के साथ हम भी आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो जिन्होंने भर लिया है बहुत अच्छी चीज़ है, जिन्होंने नहीं भरा है वो जल्दी से जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए। ओके, सो बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ, विच इज़ योर बिब फ्रेम। बिब फ्रेम की आज हम बात करेंगे। बिब फ्रेम रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन देखने को मिला है। हालांकि ये जो हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं इसमें हार्डली, क्योंकि ये एक यूनिट का टॉपिक है, पर्टिकुलर यूनिट में आप ऐसा नहीं कि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बट क्वेश्चन इनके ऊपर पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना, इसके बारे में पता होना, ये एक आवश्यक चीज़ है, जिसकी वजह से आप, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी भी तरीके से आ रहा है, कभी बिल्कुल ही न्यूट्रल क्वेश्चंस आ जाते हैं, बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जा सकता है। ये हर टॉपिक के साथ है। तो इसका एकमात्र यही सॉल्यूशन है कि आप इस तरीके से किसी भी टॉपिक को पढ़े कि A to Z आप सारी चीज़ एक ही जगह पे कन्वे करके उसी के बारे में जान रहे हैं। फिर चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए और फिर चाहे कितना भी इजी क्वेश्चन आ जाए, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आप इजीली एक्सेस कर लेंगे। सिमिलरली बिब फ्रेम के लिए भी है। तो उससे रिलेटेड जितना भी टॉपिक है वो आज हमने इस वीडियो में एक्सेस किया है। बिब फ्रेम, बिब फ्रेम का सबसे पहले अगर देखा जाए कि क्या इसकी फुल फॉर्म है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। व्हाट इज़ बिब फ्रेम, या बिब फ्रेम क्यों यूज़ किया जाता है, कब आया, किसने दिया, इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो बिब फ्रेम की बात करें तो फुल फॉर्म यहाँ आपको दिख रही है, बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क। अभी तक हम कितने सारे स्टैंडर्ड्स, बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं, ऑल आर रिलेटेड टू बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। सिमिलरली ये उसी के लिए है। ये भी
ये एक मॉडल प्रदान करता है, एक मॉडल देता है जिससे आपका डाटा लिंक किया जा सके, कम्युनिकेट किया जा सके और अच्छे से रिट्रीव हो सके स्टूडेंट्स या यूज़र द्वारा। इसमें भी बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व की जाती है और कुछ एस्पेक्ट्स और क्लासेस इन्वॉल्व की जाती है जो कि हम इसके मॉडल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी प्रॉपर फुल फॉर्म है बिब्लियोग्राफिक, नॉट बिब्लियोग्राफिकल या बिब्लियोग्राफी, वो नहीं आएगा। बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क इसकी मेन एक्रोनियम है या फुल फॉर्म है जो कि आपसे पूछी जा सकती है, तो उसका आंसर ये है। देन बिब फ्रेम कब आया, तो बिब फ्रेम का जो इनिशियल वर्जन था बिब फ्रेम 1.0 वो रिलीज़ किया गया मई 2011 में और इम्प्लीमेंट किया गया अच्छे से 2012 के नवंबर में। तो इसलिए दोनों ईयर्स इसके लिए मेन है। आपसे दोनों ईयर के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। मेन इसका इनिशियल ईयर तो मई 2011 ही है जब एलसी इसको लेकर आया था। इम्प्लीमेंट 2012 तक उसने नवंबर में किया था। तो दोनों ही ईयर इसके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। देन डेवलप बाय, कौन लेकर आया, किसने इसको बनाया, ये भी आपकी मेन चीज़ है। सिंगल क्वेश्चन में ना पूछकर आपसे चारों चीज़ें, कोई भी 4 चीज़ें उठाकर आपसे पूछी जा सकती है कि इसको कौन लेकर आया, ये कौन से ईयर में आया। तो ये जो टॉपिक्स हैं आपके, ये उनके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, उन टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं जो आपको क्रोनोलॉजिकल या फिर मैचिंग के रूप में मिल सकते हैं देखने को आने वाले पेपर के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, बिब फ्रेम आपका 2011 में रिलीज़ किया गया एंड इम्प्लीमेंट 2012 में हुआ। दोनों ईयर का पूछा जा सकता है, 2011 भी करेक्ट एंड 12 भी, दोनों ईयर इसमें करेक्ट हैं। आपसे वही क्वेश्चन में पूछा जाएगा और उसका आंसर या तो 2011 होगा या 12 होगा। ठीक है, डेवलप बाय, कौन इसको लेकर आया, तो ये जो वर्जन था, ये जो मॉडल था वो लेके आई थी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, जिसको हम एलसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इसको लेकर आई थी, साथ में उसने मर्ज किया था अपनी इंफॉर्मेशन को या एक इंस्टीट्यूशन के साथ जो था एरिक मिलर ऑफ ज़ेफेरिया के साथ मिलकर। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एलसी किसके साथ मिलकर ये लेकर आई और इसने इसको इंट्रोड्यूस किया, तो वो ज़ेफेरिया आएगा। ठीक है, और बेसिक इसका लाने का मतलब ये था कि मार्क बहुत ही पुराना स्टैंडर्ड तब तक हो चुका था। अब देखिए, बात कीजिए मार्क का स्टार्टिंग ईयर देखे तो वो 1960s का पार्ट है। ठीक है, अब वो 2011 में जब बिब फ्रेम आया तो ये एक तरह से मार्क के स्टैंडर्ड्स को रिप्लेस करने के लिए लाया गया, क्योंकि मार्क बहुत आउटडेटेड हो गया था। तो इसीलिए एक 2002 में एक रिम्पे हुआ था कि मार्क मस्ट बी, मतलब उसको हटा देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए मार्क को। उसके अकॉर्डिंग फिर एलसी ने डिसाइड किया कि एक उसके लिए एक रेप्लिका या फिर एक उसका सिमिलर ही स्टैंडर्ड लेकर आया जाए, जिसका नाम उसने दिया बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है कि ये किसके रिप्लेसमेंट में आया, तो ये मार्क के रिप्लेसमेंट में आया है। क्लियर। देन वर्जन जो इसका सेकंड वर्जन आया, वर्जन 2.0, आई थिंक नीचे से आपको विजिबल ना हो तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। वर्जन 2.0 जो कि इसका सेकंड वर्जन था वो आया 2016 में, ये भी एलसी ही लेकर आए। ठीक है, तो ये दोनों रिलेटेड या डेवलपमेंट रिलेटेड इसके ऊपर क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है, जो कि हमने इस पेज पर डिस्कस किया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जानते हैं बिब फ्रेम है क्या। ठीक है, थोड़ा बहुत तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, बट थोड़ा बहुत और जान लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में ट्रू अबाउट या फिर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिब फ्रेम, इस रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकता है। तो उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि बिब फ्रेम है क्या। बिब फ्रेम, व्हाट इज़ बिब फ्रेम? It was designed as a replacement of mark formats as communication format. मार्क फॉर्मेट को रिप्लेस करने के लिए बिब फ्रेम को लाया गया, जिसको एज अ कम्युनिकेशन फॉर्मेट भी कहा गया, जिससे यूज़र कम्युनिकेट करके अपनी बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, बिब्लियोग्राफिक डाटा को एक्सेस कर सके। ठीक है, इट इज़ अ डाटा मॉडल फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। वो एक तरह का स्टैंडर्ड था, ये आपका डाटा मॉडल है जिसमें आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, एक मॉडल के रूप में वो आपको दिख रही है, जिससे बच्चा यूज़ करके अपनी बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन को एक्सेस कर सकता है, अपने बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स को एक्सेस कर सकता है। तो बिब फ्रेम उसके लिए आया। इट इज़ यूज एज अ लिंक डाटा
डाटा को आपस में लिंक करने के लिए भी इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक था कि इसको लिंक डाटा मॉडल भी कहा जाता है। लिंक डाटा यानी कि आपस में ये डाटा उसको लिंक कर देता है, डाटाबेसेस को लिंक करता है, सो दैट अगर यूज़र किसी चीज़ को एक्सेस कर रहा है तो उसके आसपास उसको लिंक्ड और भी लिंक्ड डॉक्यूमेंटेशन उसको विजिबल होंगे, दिखेंगे। उस प्रिंसिपल के ऊपर ये बनाया गया, किसके लिए? बिब्लियोग्राफिक डाटा को एक्सेस करवाने के लिए। क्लियर? Then it is also designed to integrate with and engage in the wider information community that is developing on the web. जितना भी वेब पे डॉक्यूमेंटेशन डेवलप्ड हो रहा है उसको भी कैसे कंपाइल किया जा सके, क्योंकि तब तक डिजिटल रिसोर्सेज भी बनना बहुत शुरू हो गए थे, तो उसको इंगेज करना, उसका भी रिप्रेजेंटेशन करना वेब फ्रेम के अंदर शामिल किया गया है। तो इट इज़ ऑल्सो डिज़ाइन टू इंटीग्रेट विद, यानी कि उनके आसपास मिलके वो इन्फॉर्मेशन भी एक्सेस कर सके, एंड इंगेज इन द वाइडर इंफॉर्मेशन कम्युनिटी दैट इज़ डेवलपिंग ऑन द वेब। जो इन्फॉर्मेशन वेब पे डेवलप्ड हो रही है उसको कैसे कंपाइल किया जाए, उसको भी इंटीग्रेट किया जाए, लिंक किया जाए डाटाबेसेस और डाटा डॉक्यूमेंटेशन के साथ, वो प्रोविज़न भी बिफरेम के अंदर डाला गया। तो ये था बिफरेम। बिफरेम के बारे में हमने अभी पढ़ा कि बिफरेम के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व की गई है। बिफरेम एक तरह का डाटा मॉडल है, इसको डिज़ाइन किया गया मार्क को रिप्लेस करने के लिए। इसके अलावा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए ये यूज़फुल है, आपस में डाटा को लिंक करने के लिए, ताकि बच्चा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन एक्सेस कर सके, सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह लिंक्ड होकर उसको एक्सेस हो सके। इसके लिए बिफरेम लाया गया, और जो इन्फॉर्मेशन वेब के ऊपर है उसको भी इंटीग्रेट करके आपके सामने विजिबल करवाया जा सके, वो उसके लिए भी बिफरेम को लाया गया। ठीक है, देन बात करते हैं इसके मॉडल की, जिसके ऊपर काफ़ी बच्चों ने, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक्सेस कर रहे हैं, आप सभी ने क्वेश्चंस देखे होंगे इसके मॉडल के रिलेटेड। तो बिफरेम मॉडल क्या है, क्या क्या उसके अंदर एस्पेक्ट है। सबसे पहले उसको डिवाइडेड किया गया था 4 क्लासेस में। जब वो आया था 2011 में, तब इसके जो 4 क्लासेस थी वो थी वर्क इंस्टेंस, अथॉरिटी एंड एनोटेशंस। तो इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि पहले जो उसका वर्जन था उसके अंदर इसकी क्या क्या क्लासेस थी, तब आपका आंसर आएगा 4 क्लासेस थी, वर्क, इंटेंस, अथॉरिटी, एनोटेशंस। ये 4 चीज़ें इसके अंदर शामिल की गई थी पहले। आफ्टर इसका जो वर्जन 2 आया उसके बाद इसके मॉडल में कुछ चेंजेस आए, जो कि हम डिस्कस करते हैं, और जो आपके मेन मॉडल्स का हिस्सा है। बिफरेम 2.0 का मॉडल किस तरीके से दिखता है, तो उसमें 3 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया, 3 एंटिटीज़ में इसको डिवाइड किया गया है, विच इज़ वर्क, इंटेंस एंड आइटम। ये 3 चीज़ें हैं, और इसको आपको इसी वे में लिखना है कि पहले वर्क ही आएगा, फिर इंटेंस आएगा, फिर आइटम आएगा। अगर बच्चा इसको आगे पीछे याद कर लेता है कि इंटेम, आइटम, वर्क, इंटेंस, तो वो गलत होगा। आपसे इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए भी पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आपको इसी लाइन में इसको लर्न करना है। पहला वर्क है, देन इंटेंस, देन आइटम। ठीक है, तो यही तीनों चीज़ एक बार आप रिपीट करिए, वर्क, इंटेंस, आइटम। ठीक है, WII या WNI आप कर सकते हैं इन केस अगर आपको इसको लर्न करना है। W इज़ वर्क, इंटेंस, देन आइटम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम इसका पूरा एक तरह का जो मॉडल है उसका फॉर्मेट देखते हैं कि किस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन एक्सेस करता है। साथ में भी जो इसकी चीज़ें हैं वो इसकी सब क्लासेस कहलाती हैं, तो वो भी आपको लेकर चलनी है। ठीक है, अब वर्क का क्या मतलब हो सकता है यहाँ पर, वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले सबसे पहला आपका चीज़ आती है वर्क। तो वर्क यानी कि डॉक्यूमेंटेशन, जिसका भी काम आप सराह रहे हो, जिसका भी काम आप पढ़ रहे हो, वो चीज़ वर्क के अंदर आएगी। जो डॉक्यूमेंट लिख रहा है, डॉक्यूमेंट बन रहा है, वो स्टेज वर्क के अंदर इन्वॉल्व की जाती है, जिसके अंदर जो सब क्लासेस आती है वर्क के अंदर, वो क्या क्या हैं। पहली आती है सब्जेक्ट, क्योंकि या तो वर्क कोई सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेबल होगा, मैथ्स का वर्क है, LIS का वर्क है, साइंस का वर्क है, सोशल साइंस का वर्क है, अनदर कोई स्टडी है उसका वर्क है, किसी और डिसिप्लिन से साथ वो इंगेज है, तो सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन उसका सबसे पहला सब क्लास आएगा। ठीक है, वर्क के अंडर दैट आर द सब क्लास। तो ये आप लिख सकते हैं, वर्क के अंडर जो सब क्लास आ रही है सब्जेक्ट। दूसरा एजेंट, कौन बना रहा है उसको, दैट आर द एजेंट्स, या कौन प्रोवाइड करवा रहा है,
कौन उसको एक्सेस करवा रहा है, वो एजेंट्स के अंदर आएगा। एंड द थर्ड वन इज़ इवेंट, या फिर इवेंट रिलेटेड हो सकता है कि कहीं कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स हो रही है तो वहाँ पे लिखा जा रहा है, डिबेट हो रही है वहाँ पे लिखा जा रहा है, केस स्टडी कहीं बन रही है एक इवेंट रिलेटेड। तो ये चीज़ें सब क्लासेस है जिसके अंदर से प्रिपेयर होके वर्क को प्रिपेयर किया जा रहा है। देन उसके बाद इसका इंस्टेंस जाता है हैज़ इंटेंस फॉर्मेट के ऊपर और पब्लिशर के ऊपर। इंटेंस में जो दो सब क्लासेस ऐड हो रही है वो कौन सी हो रही है, इंटेंस के अंदर आपकी जो इन्फॉर्मेशन हो रही है दैट आर फॉर्मेट एंड पब्लिशर। क्या उसका फॉर्मेट रहेगा, वो किस फॉर्मेट के अंदर आ रही है, इंसाइक्लोपीडिया है, डिक्शनरी है, या कौन से टाइप ऑफ मटेरियल सोर्स के अंदर आ रही है, विच टाइप ऑफ मटेरियल सोर्स या रिसोर्स इज इट, वो इसके अंदर फॉर्मेट में देखा जाएगा। इंटेंस का पार्ट आएगा वो। तो ये सब क्लास किसकी हो गई, इंटेंस की। एंड पब्लिशर, कौन उसको पब्लिश कर रहा है, उसका कौन प्रोड्यूसर है, कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, पब्लिकेशन, इम्प्रिंट एरिया रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो गैदर की जाएगी वो भी इंटेंस की सब क्लासेस के अंदर आएगी। देखिए बात वही हो रही है मार्क रिलेटेड, बट थोड़े से अलग तरीके से हो रही है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के ऊपर हो रही है, ठीक है। फिर हैज़ आइटम, वर्क हैज़ इंटेंस हैज़ आइटम, देन आइटम के ऊपर इंफॉर्मेशन आती है विच इज़ हेल्ड बाय कि कहाँ पर वो एक्सेस किया गया, और बार कोड, किस बार कोड से वो एक्सेस किया जा सकता है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में वो रखा गया, प्लेस किया गया, कहाँ से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, यूज़र कैसे उस डॉक्यूमेंट को रिट्राइव कर सकता है, किस जगह से वो रिट्राइव होगा, प्लस बारकोड्स या किस जगह से वो स्कैन करके एक्सेस किया जा सकेगा, यानी रिट्रीवल रिलेटेड या डिसैमिनेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आइटम के अंदर आती है। तो ये थी इसकी मेन क्लासेस, वर्क, इंस्टेंस, आइटम, मेन एंटिटीज़। उसके अंदर सब क्लासेस क्या आई, सब्जेक्ट, एजेंट, इवेंट, फॉर्मेट, पब्लिकेशंस या पब्लिशर्स, इवन आपका हेल्प बाय एजेंट्स या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, और बारकोड्स या फिर आपका कोई भी साइंस, स्टैंडर्ड कोड्स, वो सारे इसके अंदर आएंगे। तो ये बेसिकली एंटिटी थी बिब फ्रेम की जो कि अभी हमने डिस्कस करी। इससे रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आपको ये मॉडल समझने की ज़्यादा ज़रूरत थी रादर देन आप इसमें प्रॉपरली कोई डेफिनेशंस पढ़ रहे हो। मॉडल अगर आपको एक बार समझ में आ गया, उसके बाद जो भी क्वेश्चन उसके ऊपर बन रहा है आप इजीली उसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था बिब फ्रेम रिलेटेड हमारी इन्फॉर्मेशन। अब हम चलते हैं अपने PYQ की तरफ, क्योंकि PYQ को लेकर चलना अब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि पेपर जस्ट आपके कुछ महीने दूर ही है गया है। दिसंबर तो आप माने ही नहीं, उस टाइम तो आप प्रैक्टिस ही करेंगे। नवंबर ओनली आप लेकर चल सकते हैं, नवंबर और हाफ ऑफ अक्टूबर आपका रह गया है। तो ये टाइमिंग आपका मेन प्रैक्टिस का है, तो जितने क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं वो अच्छे से आपके किए जाए। साथ साथ इनके एडिशन से भी आपको और चीज़ पता चल जाएगी कि बिब फ्रेम रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, या क्या क्वेश्चन बन के आ चुका है या आ सकता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई लेवल क्लास और एंटिटी इन द बिब फ्रेम मॉडल। बिब फ्रेम मॉडल की बात हो रही है और पूछा जा रहा है। अगेन एक चीज़, अब तो आपका पेपर आने वाला है, दोबारा एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ, क्वेश्चन आपको सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। अब ये क्वेश्चन में एक अहम चीज़ पूछी गई, बट उससे भी अहम क्या था, ये नोट। अगर किसी ने ये नोट पढ़ने से वो एक तरह से डिस्ट्रैक्ट हो गया या किसी वजह से उसने नोट नहीं पढ़ा कि NOT नॉट, यानी वो पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, पूरे क्वेश्चन का वो एक इन्फॉर्मेशन आपकी बदल रही है। तो इसलिए क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। अब एक बार दोबारा पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई लेवल क्लास। इनमें से कौन सा हाई लेवल क्लास या एंटिटी नहीं है जो कि बिब फ्रेम मॉडल में शामिल नहीं की गई है, ठीक है। नहीं वाला पूछ रहे हैं, जो है वो नहीं पूछ रहे। एक बार आप बिब फ्रेम मॉडल को देख लीजिए कि कौन कौन सी चीज़ है। वर्क, इंटेंस, आइटम इसकी मेन एंटिटीज़ है, और सब क्लासेस है सब्जेक्ट, एजेंट, इवेंट, फॉर्मेट, पब्लिशर, हेल्प बाय एंड बारकोड्स, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन यहाँ पर आएगा। ये सारी चीज़ें हैं।
इनके नाम थोड़े चेंज हो सकते हैं, बट जो चीज़ है, जिस चीज़ की वो इन्फॉर्मेशन दे रही है, वो कैटेगरी तो चेंज नहीं हो सकती। तो आप कैटेगरी वाइज हमेशा याद रखिएगा। पब्लिशर को वो इम्प्रिंट एरिया से डिनोट कर सकते हैं, पर दैट डजंट मीन कि वो पब्लिशर की पूरी डेफिनेशन ही चेंज कर रहा है। इम्प्रिंट का मतलब भी वही है, पब्लिशर का मतलब भी वही है। तो इस तरीके के सिमिलर वर्ड्स भी आपके सामने आ सकते हैं। तब आप ये मत सोचिएगा कि ये तो हमने पढ़ा नहीं, ये कहाँ से आ गया। तो इस चीज़ के लिए भी आप प्रिपेयर है ना, ताकि वो इसलिए डाले जाते हैं ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट की जाए, और इस वजह से आपकी इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा आप सोचने पे मजबूर हो। तो इसीलिए सिमिलर वर्ड्स को भी ध्यान में लेके चलिएगा। कुछ चीज़ें इंग्लिश में अगर आप लोगों को एक्सेस नहीं हो रही, आप उसका हिंदी में देखिए, वहाँ पर वो एक्सेस आपकी हो जाएगी। क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन था कि हाई लेवल क्लास या एंटिटी जो बिफरेम मॉडल में दी गई थी, जो अभी मैंने आपको दिखाई, उनमें से इसमें कौन सी शामिल नहीं है। तो पहले जो शामिल है हम वो वाली देख लेते हैं। शामिल कौन सी है? बिफरेम वर्क, यस, ये तो शामिल में है। बिफरेम इंटेंस, यस, ये भी शामिल में है। बिफरेम आइटम, यस, ये भी शामिल था। ये तो 3 मेन चीज़ आ गई। अब फोर्थ क्या रह गया? फोर्थ रह गया बिफरेम टाइटल। ये कोई एंटिटी इसमें नहीं थी, तो ये आपकी एंटिटी शामिल नहीं है। तो यहाँ पे हमें नहीं वाला ही ढूंढना था, तो हमने नहीं वाला ढूंढ लिया, और यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया है सबको? ठीक है। एक बार मॉडल्स को ज़रूर आप अच्छे से एक्सेस करिएगा वीडियो के बाद भी, उस एक इमेज को अपने आप से भी, खुद से, ताकि आपको इससे और अच्छी इन्फॉर्मेशन एक्सेस हो सके, और एक बार आपका मॉडल आपके माइंड में बिल्कुल क्लिक हो जाए। ठीक है। दूसरा ही क्वेश्चन आ रहा है प्रीवियस ईयर का, इसी रिलेटेड, तो इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 2 आ रहा है, अगेन क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द कोर क्लासेस आर गिवन इन द बिफरेम मॉडल। पहले वाले क्वेश्चन ने हमसे पूछा कि कौन सी इसमें मौजूद नहीं है, वो नहीं वाली ढूंढनी है, बट ये हमसे पूछ रहा है कि इन चीज़ों में से आपको कोर क्लासेस, जो उनकी सब क्लासेस थी, वो पहचाननी है जो बिफरेम मॉडल में दी गई। कोर क्लासेस की यहाँ बात हो रही है। तो कोर क्लासेस में अभी हमने एजेंट पढ़ा, यहाँ पे मेन एंटिटीज़ की बात नहीं हो रही। जो वर्क, इंटेंस, आइटम मैंने आपको बताया, उनकी नहीं हो रही। उन्हीं के अंदर जो मैंने आपको सब क्लासेस बताई, उनकी बात यहाँ पूछी जा रही है। तो उसमें एजेंट हमने पढ़ा है, यस, तो ये तो इसके अंदर शामिल होगा। वर्क के अंदर ये मैंने अभी आपको पढ़ाया था, ये रहा, ठीक है, एजेंट, ये तो ये सब क्लासेस के बारे में पूछ रहे हैं आपसे। इवेंट्स भी हमने पढ़ा है, यस, ये भी शामिल होगा, ये भी वर्क के अंदर है, दोनों वर्क एंटिटी के अंदर शामिल है। आइटम एंड देन सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट भी वर्क एंटिटी के अंदर शामिल है, बट आइटम भी तो शामिल है। बट आइटम क्या है? आइटम आपकी मेन एंटिटी है। अगेन मॉडल से हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सब्जेक्ट सब क्लास है, एजेंट सब क्लास है, इवेंट सब क्लास है, वर्क मेन एंटिटी है, फॉर्मेट सब क्लास है, पब्लिशर सब क्लास है, इंटेंस मेन एंटिटी है, आइटम आपकी मेन एंटिटी है। ऑर्गेनाइजेशन या हेल्ड बाय, जहाँ पे वो ऑर्गेनाइज किया रखा गया है, वो जगह, वो इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, उसका क्या है? सब क्लास है। और पार कोड्स या उसका जो भी अनदर जिससे वो आइडेंटिफिकेशन कोड है, वो उसका सब क्लास है, पर मेन आइटम है। तो यहाँ पे हमें एंटिटी दे दी, हमें एंटिटी नहीं पूछा, हमें पूछा है कोर क्लास। तो हम एंटिटी को यहाँ पे निग्लेक्ट करेंगे, आइटम को इसमें शामिल नहीं करेंगे। अब बच्चा एकदम से पढ़ेगा तो उसको एकदम लगेगा कि आइटम तो था, बट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, वो कोर क्लासेस पूछ रहे हैं, एंटिटीज़ नहीं पूछ रहे। तो इसलिए आइटम जो कि एक एंटिटी है, हम इसको यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे, हम करेंगे सब क्लासेस को, कोर क्लासेस को शामिल, जो कि आपके एजेंट, इवेंट्स एंड सब्जेक्ट। तो हमारा मेन बना 1 2 4, ये हमारी कैटेगरी बनी। देखिए, इस तक मत जाया करिए पहले कि ये लग रहा है, वो लग रहा है, और उसको लगा दिया जाए, नहीं, पहले एक अपना ऑप्शन बनाइए, देन उसको यहाँ से मैच कीजिए। ये भी आपका एक टिप था, ठीक है। चूज़ द करेक्ट आंसर 1 to 4 हमें दिख रहा है हमारे बी ऑप्शन में, 1 to 4 ही हमारा करेक्ट था, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन, ओके। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कंपाइल किया है, नॉर्मल सा क्वेश्चन, सब लोग इसका आंसर अब जान चुके होंगे। बिफरेम स्टैंड्स फॉर, ये भी प्रीवाईक्यू में आ रखा है, पूछा गया है, और भी बहुत सारे आए हुए हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ही क्वेश्चंस लिए हैं, बाकी सब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो बिफरेम स्टैंड्स फॉर
बिग फ्रेम का फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपने बिल्कुल स्टार्टिंग की स्लाइड में पढ़ ही लिया होगा। क्या वो बिब्लियोग्राफिकल फॉर्मेट है, क्या वो बिब्लियोग्राफी फ्रेमवर्क है, क्या वो बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क है, क्या वो बिब्लियोफाइल फ्रेमवर्क है। तो बिब्लियोग्राफिकल फॉर्मेट वो नहीं है। फ्रेमवर्क वाले आपको लग रहा है सही है, क्योंकि फ्रेमवर्क सबको पता चल गया होगा, बट यहाँ पे बिब्लियोग्राफी में आप देखें तो बहुत सारे चेंजेस हैं। यहाँ पे बिब्लियोफाइल फ्रेमवर्क है, तो बिब्लियोफाइल तो नहीं है हमारा। बिब्लियोग्राफी फ्रेमवर्क है, बिब्लियोग्राफी भी नहीं है हमारा, हमारा है बिब्लियोग्राफिक, PHIC लास्ट में, फ्रेमवर्क। तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू बिग फ्रेम जो हमने आज पढ़े, बिग फ्रेम रिलेटेड टॉपिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपका थोड़े से क्वेश्चन थे रिलेटेड टू बिग फ्रेम यूनिट 5 के अंदर। तो यूनिट 5 रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके हो चुके हैं, इवन सारे ज़्यादातर हो चुके हैं, कुछ कुछ मेन इसमें रह गए हैं, वो भी जल्द क्लासेस के थ्रू आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा काफ़ी सारी यूनिट्स हमने फ्यूफिल पढ़ चुके हैं, काफ़ी सारी यूनिट्स की बहुत सारी वीडियोस आपकी जा चुकी हैं। जो भी न्यू यूज़र आज की वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, बहुत सारे टॉपिक की लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस की जो प्लेलिस्ट है चैनल पे आपको मिल जाएंगी, सारे उसमें वो हैं आपके टॉपिक्स, तो वो आप एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो रिसर्च मैथोलॉजी रिलेटेड हो, चाहे वो और यूनिट्स रिलेटेड हो। तो प्लीज़ उसको एक्सेस कीजिएगा। यूनिट 5 के भी आपके सामने धीरे धीरे टॉपिक्स आ रहे हैं और साथ के साथ PYQ भी आ रहे हैं। इसके अलावा जो स्टार्टिंग में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी वही इन्फॉर्मेशन एक बार आपके सामने दोबारा आ रही है। लाइव क्लास है आपकी 16 अक्टूबर को, जो कि मंडे को है। टाइमिंग उसका रहेगा इवनिंग का 5 o'clock to 6 o'clock, ठीक है। 5 o'clock से शुरू हो जाएगी, उस तक फिर चलेगी 1 hour तक, तो इसीलिए आप उसको ज्वाइन करना ना भूलें। यूट्यूब पे ही वो क्लास होगी। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट क्लासेस में भी हम आपसे इसी तरह मिलते रहेंगे। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट आता है या कोई भी टॉपिक रिलेटेड आपको डाउट आ रहा है, आप चाहते हो उस पर वीडियो बने, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख कर दे सकते हैं, मैं उसको ज़रूर एक्सेस करूँगी। तब तक के लिए आप वीडियो को एक्सेस कीजिएगा, ये डेट याद रखिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।